Assalamu alaikum students. वालेकुम अस्सलाम सर। I hope you all are fine. अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी शायद पहली मीटिंग BS4 में हुई थी और मैंने एक या दो क्लासेस ली थी आपकी फिजिकली, शायद याद हो सबको। यस सर। जी सर। यस सर। मैंने ग्रुप में भी मैसेज कर दिया है और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि मेरी क्लास में अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है और पार्टिसिपेशन के लिए भी मैंने कह दिया कि मैं किसी से भी डिस्कस कर सकता हूँ, किसी की भी नोटबुक में खुलवा सकता हूँ, काम मैं देखूँगा, उसके बगैर मैं क्लासेस को आगे प्रोसीड नहीं करूँगा, याद रखें। और आगे भी मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर दें। किसी की क्लास लेते हैं नहीं लेते, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे अपने कोर्स से गर्ज है जो मैं पढ़ाऊँगा, और मेरी हर एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्ट होगी। जिसने मेरी पहली क्लास ली होगी उसको दूसरी क्लास समझ में आएगी, तीसरी भी आएगी। जिसने मेरी पहली और दूसरी नहीं ली उसको तीसरी क्लास समझ में नहीं आएगी कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। सो मस्ट बी रिमेंबर कि जो आप लोग आए हैं ये मैसेज अपने पास रखें और साथ में दूसरों को भी फैला दें कि भाई सर ने ये बात हमें कही है, नेक्स्ट टाइम जो है आपने अटेंडेंस अपनी पूरी करनी है। और जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो आपकी CR के पास है, क्या नाम है उनका, सैयदा अरीबा। अरीबा आपने ज्वाइन कर लिया है? अरीबा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सर मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अरीबा के पास रिकॉर्ड होगा और वो वर्ड पर बना रही हैं अटेंडेंस। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट जितने आ रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन डिस्कशन में पार्ट प्ले कर रहा है और कौन नहीं। ठीक है, तो लेक्चर के साथ साथ मैं पिछले लेक्चर भी रिवाइज करता हूँ और बाद में उनके क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ आपसे। ठीक है, और सबसे पहले जब भी आप कोई क्लास लेते हैं आपके पास नोटबुक होनी चाहिए कि भाई आज की डेट डालें, क्या है, 21 तारीख है आज, और 21 तारीख को सर ने कितने बजे क्लास स्टार्ट की, 2 क्लासेस ली और क्या क्या पढ़ाया है। और न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, तो सब अपना कैलकुलेटर्स का इंतज़ाम करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर के बगैर कोई न्यूमेरिकल जब सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो आप बैठे होंगे, रिप्लाई नहीं दे रहे होंगे, तो मैं किसी से भी माइक ऑन करवा के नोटबुक खुलवा कर कह सकता हूँ कि भाई मुझे मेरा आंसर बताएं क्या किए। बाज़ का बच्चे कहते हैं दूसरे से पूछ के सर ये आंसर है, तो मस्ट भी रिमेंबर मैं कॉपीज ओपन करवाता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ, और जो रिस्पॉन्ड नहीं करता मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करता हूँ। एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन मैं उन सब चीज़ों के मार्क्स और अटेंडेंस दिखाता हूँ, भाई ये आपकी कॉपी है, ये आपने छाप छाप के कॉपी की है, और ये आपकी अटेंडेंस है, और ये आपका अमालनामा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे साथ वो सारे काम नहीं चलेंगे जो आप करते आ रहे हैं। जी, किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना हो क्लास स्टार्ट करने से पहले, कोर्स स्टार्ट करने से पहले, किसी को कोई एतराज़ हो तो अभी बता दें। जी नुमान, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर थोड़ा सा रिपीट करेंगे? जी, कौन रिपीट करेगा? सैयदा अरीबा इमाम, CR से हम कहते हैं कि रिपीट कर दें जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं। सर ने कहा है जो क्लास के में अटेंडेंस सबकी लाजमी होनी चाहिए, अटेंडेंस मैं लगा रही हूँ, और अपने पास जब भी लेक्चर क्लास स्टार्ट करें तो सबके पास नोटबुक होनी चाहिए जिसमें सब नोट डाउन करेंगे। कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, जब सर न्यूमेरिकल करवाएंगे सर किसी से भी पूछ सकते हैं, और वो नोटबुक भी चेक करेंगे, सर बोल सकते हैं कि दिखाएं। ये सारी बातें सर ने करी। जी, और क्या बताया वो भी बता दें। जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है तो अपना माइक ऑन करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। किसी सर को ये कोई आपने ना बता। सर ये आपने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन सख्त रखी हुई है, अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए और वो हर क्लास लेनी है, तो सर वो ये थोड़े बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं इंसान के साथ, तो फिर उस सूरत में क्या करना चाहिए? तो फिर आप फिर टीचर चेंज कर लो, क्या ख्याल है? पिछले बार भी हम चेंज हो गए थे, अगर आप बोलेंगे तो अभी भी हम चेंज हो जाएंगे।
सर ये टीचर चेंज करने का कोई हल तो नहीं है, मतलब ये थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिए आप। देखो जी, आप कर नहीं रहे हो तो मैं कहाँ से कंप्रोमाइज़ करूँ भाई? मैं तो आपको खुली दावत दे रहा हूँ भाई, मुझसे पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो टीचर चेंज। टीचर बहुत आपके लिए। जी बिलाल साहब, हम तो खुली दावत दे रहे हैं आपको भाई। सर हमारी आपसे कोई इशू नहीं है। हमारा मैम तबस्सुम इमरान मतलब वो थर्ड सेमेस्टर से उनसे ना पूरी क्लास खुश नहीं है, लेकिन वो स्टिल चेंज नहीं हो पा रही। क्या चीज़? मैम तबस्सुम इमरान है, ठीक है, भाई मैं उनका अपनी पढ़ाने बात का कर रहा हूँ, अंदाज आपको मुझसे नहीं पढ़ना तो बता दें, मैं चेंज होने के लिए तैयार हूँ, मैं पहली क्लास में ही बोल देता। ने तो आपके साथ कोऑपरेट भी किया था, फिर आप खुद ही चले गए थे 2 क्लास के बाद। किसी ने कोई बदतमीजी भी नहीं की थी। आपसे कोई इशू नहीं है, हमारे साथ एक इशू है, हम वो बता रहे हैं कि मैम तबस्सुम इमरान है, हम लोग थर्ड सेमेस्टर से उनको बेयर कर रहे हैं और मतलब बहुत ही हमारे साथ प्रॉब्लम है उनके साथ, पूरी क्लास मेरे को। साथ आपको कोई अगर आपके प्रॉब्लम, पास मैं तो कुछ डिमांड भी नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं आपसे जस्ट डिमांड कर रहा हूँ अटेंडेंस की, काम की। ये आप मेरे साथ चलते रहें, मेरी और कोई डिमांड आपसे नहीं। इंशाल्लाह मिलेगा सर। बस इशू मैं ये हो आपके गया साथ ना, फुल रमजान में कोऑपरेशन जॉब की होगा आप लोगों के साथ, कैंसिल हो गई। मैं फुल कोऑपरेशन देने को तैयार हूँ। बुक्स चाहिए बुक्स प्रोवाइड करूंगा, प्रेजेंटेशन चाहिए प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करूंगा, एक्सरसाइज चाहिए एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगा, जो भी हेल्प चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ। बट जो मेरा लेक्चर है वो आप कंप्लीटली सुनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जो काम मैं दूंगा मुझे वापस रिटर्न मिलेगा। अटेंडेंस नहीं होगी, मैं आपके सामने अमालनामा रखूंगा कॉपी के साथ, ना आप बुरा मनाएं ना हम करें। ठीक है सर, ठीक है, आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए। मैंने एक बात बोलनी है जी फरियाल बतूल साहिबा। सर, ये टाइमिंग का थोड़ा सा। ठीक है, टाइमिंग जो जैसे सब मिलकर एक डिसाइड करेंगे हम उस पर लेने को तैयार हैं। सर मॉर्निंग में कर दे टाइमिंग। मॉर्निंग में मेरे पास मॉर्निंग की क्लासेस हैं बच्चे। नो सर, हम मॉर्निंग मॉर्निंग में में सर, जॉब पे मॉर्निंग जाते में हैं, हमने जॉब इवनिंग जॉब में पे होते एडमिशन हैं लिया सर। हुआ है, मॉर्निंग में मॉर्निंग में कैसे कर जॉब पे सकते हैं? जाते हैं, मॉर्निंग में हम नहीं इवनिंग के कर स्टूडेंट हैं सकता, सर, मॉर्निंग में क्लास नहीं ले आपको एक सकते। मुझे वो खुद मॉर्निंग आपसे बता रही हूँ, आपको एक वो कर रही हूँ कि बाकी आपकी मर्जी जो आप करें, लेकिन मैं एक जी बात जी बोली कि अगर मॉर्निंग में या मॉर्निंग में भी तो जॉब है ना मेरी। मॉर्निंग के बच्चे क्या करेंगे, उनको मैं क्या बोलूं भाई, फरियाल कह रही है आप हमें मॉर्निंग में पढ़ाएं। सर और स्टूडेंट्स भी जॉब पे जाते हैं स्टूडेंट्स मॉर्निंग हैं में। तो आते ही इसलिए कि उनकी मॉर्निंग में जॉब होती है। तो जी सर सर। वो शाम में या रात में कर लें क्लास। नहीं, ये रात सर में रमजान है, रात में कल तरावी तो पढ़नी रमजान होती है, है, रोजा रमजान की खोलना है। टाइमिंग सर आफ्टर। मुझे पता है, मैं आपकी मर्जी, आप देख लें जो भी आपको ठीक लगे। मेजोरिटी यही है बेटा फरियाल, आप एक सिंगल हैं, सिंगल वोट आपका बिल्कुल हक रखता है, लेकिन सर मेजोरिटी मॉर्निंग यही कहेगी कि जो सर सर मॉर्निंग चल मैंने रहा है एक उसी बात पे बोली, चलें। आपने बोला था तो इस वजह से। जी जी कोई बात नहीं, हम आपकी राय ले रहे हैं। सर असल में जो टाइमिंग है ना, तकरीबन लोग जॉब से वापसी में ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं मुझे सब रमजान पता है की वजह इवनिंग के से। स्टूडेंट्स के क्या मसाइल सर होते हैं, आपसे मैं बात कर रही हूँ बिला सबके मशवरे। जी जी, बस मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोर्स को अच्छे से पढ़ना है तो अपनी अटेंडेंस यकीनी बनाएं, अपना काम जो मैं आपको दूंगा प्रॉपर वो मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह कोई मसाइल नहीं होंगे। हाँ, आपको जो मसले होंगे पढ़ने के हवाले से, उसके लिए मैं हाजिर हूँगा हर जगह कि सर ये मसला है, ये मसला है, वो सब हम आपके साथ करेंगे। जो मैं आपसे मांग रहा हूँ जस्ट वो आप मुझे सिर्फ इतना कर दें, और कुछ नहीं चाह रहा। थैंक यू सर। और काम तो मैंने आपसे कह दिया है, वो मैं आपसे कैमरा ऑन करके भी नोटबुक खुलवा कर देख, ठीक है? आपके पास जो नोटबुक है लेक्चर है वो मैं आपसे कभी भी किसी वक्त भी कह सकता हूँ स्क्रीन शेयर करें, कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएं आपका काम कहाँ है, ठीक है? ओके सर। So students, next towards going towards the class. Now I am showing your syllabus, what we will study in that course or during 3 to 4 months. शायद सरल ने आपको कोर्स दिखाया हो, बताया था सर ने कोर्स कोर्स के हवाले से। तो सर ये आपका कोर्स है, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। यस सर। जी, यस कोर्स का सर। नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री 1। कोड है आपका CHEM511। 100 मार्क्स का पेपर है, यानी 3+1 का मतलब है
3 क्लासेस होंगी, 1 लैब होगी आपकी। 70 की आपकी थ्योरी हो जाएगी, 30 की आपकी लैब है। काइंडली नोट डाउन। आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल 70 समथिंग या अराउंड 70 लगा लें। तो अभी इस वक्त मेरे पास जो अटेंडेंस आ रही है 30 की आ रही है, तो यानी कि हाफ स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट नहीं है मेरे पास। ऐसा ही है क्लास, या यूँ समझ लो हाफ स्टूडेंट्स से निकल गए। 50% अटेंडेंस है, तो मुझे बताओ इस 50% को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी तहा माइक ऑन कर लें था। नहीं सर, बस यही पूछना था, ये 3 ये जो 1+ अभी बताया आपने 3+1, इसका दोबारा बताइएगा। 3 क्रेडिट आपकी क्लास है और 1 लैब है, ठीक है। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, वही 30 नंबर की लैब। अली मिनाज के भी थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट होंगे, लेकिन मैक्सिमम पार्ट मेरा ही होगा। जिब्रान साहब, लैब भी मेरे पास ही है, तो इसलिए कह रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, कुछ मसले मसाइल हैं तो बता दो। अगर क्लास स्टार्ट हो गई या चल कर पड़े तो फिर एक ही को भुगतना पड़ेगा। नहीं सर, कोई मसला नहीं है सर, शुरू करें। ठीक है, बस हिम्मत मर्दा मदद खुदा। यस सर। बस फिर हिम्मत को जमा भी रखिएगा। मकसद है पढ़ना, ठीक है। तो हम चाहते हैं आप कुछ लेके जाए ना, पढ़ कर जाए। मेरी कुछ मेहनत है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी चाहिए ना कोई रिजल्ट कि मैंने क्या पढ़ाया है, बच्चों को मैंने क्या सिखाया, ठीक है। जब मेरी मेहनत वसूल नहीं होगी तो फिर तो मुझे गुस्सा आएगा भाई। जी, सिलेबस में है 4 चैप्टर आपके। पहला चैप्टर का नाम पढ़ें जरा, क्या है? एरर्स इन केमिकल एनालिसिस एंड सैंपलिंग। नंबर 2 चैप्टर क्या है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। शाबाश। थर्ड क्या है? मॉलिक्यूलर ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। चौथा है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले 2 चैप्टर मेरे पास हैं और आखिरी 2 चैप्टर सर अली के पास हैं। तो सर अली ने आज आप लोगों को क्या पढ़ाया? सर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक के बारे में बताया था। एटॉमिक बताया। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी बता रहे थे बेसिकली, ऐसा ही है ना? जी, ठीक हो गया। तो सिलेबस देख लिया आप लोगों ने? अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो मैं दोबारा से इसको देख लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास। ये ले लें इसकी। ग्रुप में आ गया सर। अच्छा, ग्रुप में सबके पास सिलेबस है ये? ठीक है, अब हम आते हैं अपने लेक्चर में, ठीक है। पहले हम कुछ चंद बातें पढ़ेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन के हवाले से कुछ देखेंगे, फिर हम अपने कोर्स की तरफ आएंगे, ठीक है। वो मसाजिद तो आप लोग जाते होंगे ना माशाल्लाह, मौलवी साहब जुम्मे का खुतबा देते हैं, सुना होगा? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। खुतबे से पहले तकरीर भी होती है। जी सर, जुम्मे में होती है। ठीक है, जुम्मे में होती है, वही जुम्मे का ही कह रहा हूँ। उस तकरीर से पहले मौलवी साहब कुछ कुरान पाक की चंद आयात और अहादीस पढ़ते हैं। यस सर। जी सर, बिल्कुल। जो अर्लियर जो शुरू में चले जाते हैं, वो उन बंदों का नहीं कह रहा हूँ जो आखिर में सिर्फ अल्लाह अकबर करने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसा होता है? यस सर, ऐसा ही होता है सर। ऐसे ही होता है। तो मौलवी साहब जो वो कुरान पाक की जो तिलावत करते हैं और हदीस पढ़ते हैं, उसका मकसद क्या होता है? सर वो हदीस और वो जो आयत होती है सर, वो उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, आगे जो है उसकी तशरीह वजाहत हमें बता रहे होते हैं।
जी जी, बेसिकली वो जो पढ़ रहे होते हैं असल मोटो उनका वही होता है। हदीस की रोशनी में बयान कर रहे हैं। जी, बाद में उस फिर पर वो अमल करना सर। वो तो आज हम भी यही काम करेंगे। हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं, उसके बाद फिर हम कहीं जाके अपने टॉपिक्स की तरफ आएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या कैसे चलेंगे, कोर्स को कैसे लेके जाना है और क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब ये बताओ सबसे अच्छी आवाज़ किसकी है? जो ज़ोर से बोल सकता हो, उसका नेट चल रहा हो और सबको सुनाई दे। इजाज। इजाज साहब पढ़ेंगे। इजाज साहब मैंने स्क्रीन शेयर की है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो। बाकी सबको भी नज़र आ रही है स्क्रीन बच्चों? जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है, नोटबुक सबके पास है? यस सर। ठीक है, पेन भी मौजूद है, मेरी आवाज़ भी आपको सब सही आ रही है? मैं बीच बीच में आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपका कोर्स जो है यहाँ पर जो हम बात करेंगे, एरर्स। एरर्स क्या होती हैं? यानी गलतियाँ। ठीक है, गलतियाँ किन में होती हैं? ऑब्वियसली गलती उसी से होती है जो काम करता है, जो काम नहीं करता उससे गलती होगी? नो, ऑब्वियसली नहीं होगी। ठीक है, तो हमने अपने केमिस्ट्री में या जो हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करना है, अपने रिजल्ट्स को वैलिडेट करना है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में रिजल्ट की क्या अहमियत है? अब पढ़कर आए ना पूरी पीछे एनालिटिकल केमिस्ट्री। हाँ, तो बताएं ज़रा पीछे एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या बताती है? एनालिटिकल में है ही सारा सर, रिजल्ट का काम है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सर, बिल्कुल एरर्स का, छोटी छोटी चीज़ों का सर काम है। ठीक है, तो बेसिकली एनालिटिकल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज द It is the branch of chemistry that deals with the study of qualitative and quantitative analysis. अच्छा, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है और क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है? क्वालिटी का मतलब होता है कि उसकी मिकदार, और क्वांटिटी का क्वांटिटी का मतलब उसकी मिकदार, और क्वालिटी का मतलब उसका मयार कितना अच्छा है। सर व्हाट इज एंड हाउ मेनी? जी, व्हाट इज एंड हाउ मच, के बताओ कि किसी भी सैंपल में ये चीज़ जो मौजूद है वो क्या है, और जब पता चल जाए कि ये है और वो कितनी है, वही मिकदार की बात कर रहे हैं कि कितनी मिकदार है। पहले ये मालूम करना है कि है क्या, और फिर बाद में बताना कितना है। तो ये जो हम सारे काम करते हैं मुख्तलिफ मेथड से करते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास तरीक़ेकार हैं। जैसे कि मैकेनिक के पास जाएंगे, उसके पास कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल की मदद से वो काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास केमिस्ट्री में भी कुछ टूल्स होते हैं। जो एनालिटिकल केमिस्ट होता है उसके पास टूल्स होते हैं। उन टूल्स को यूज़ करके, उन अपरेटस को यूज़ करके, उन केमिकल्स को यूज़ करके, उन तरीक़ों को इस्तेमाल करके वो किसी एक ख़ास नतीजे पर पहुंचता है। फिर बताता है कि व्हाट इज़ एंड हाउ मच, दैट्स मीन you have done it your qualitative and quantitative analysis. Okay, so here is the table that I am showing in that slide. एक टेबल नजर आ रहा है आप लोगों के सामने, बना हुआ टेबल। जरा बताएं क्या टेबल पे लिखा हुआ है? सबसे पहला डब्बा केमिकल एनालिसिस। तो जो एनालिटिकल केमिस्ट होता है वो क्या काम करता है? एनालिसिस सर वो एनालाइज करता है। एनालिसिस ही करता है। कैसे करता है? केमिकल एनालिसिस करता है। तो जी बनाएं ये पहला डब्बा पूरा केमिकल एनालिसिस। जैसे ये बना हुआ है वैसे वैसे आपने बनाते जाना है नोटबुक पर, केमिकल एनालिसिस। अब ये कह रहा है ये जो केमिकल एनालिसिस है 2 एरो में डिवाइड हो रहा है। हो रहा है? दो एरो में डिवाइड हो रहा है। हो रहा है सर। कि केमिकल एनालिसिस 2 तरीकों से हो सकती है। किन किन 2 तरीकों से हो सकती है? नाम लिखे हुए उन दोनों डब्बों में। वेट मेथड सर। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो एनालिटिकल केमिस्ट के पास दोनों तरीके होते हैं, एक है वेट मेथड्स, दूसरा है आपका क्या? इंस्ट्रूमेंटल मेथड। वेट मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में क्या फर्क है?
वेट मेथड। गीला गीला, तो यहाँ गीला तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ वेट से मुराद है ऑल आर रिएक्शंस इन सॉल्यूशन फॉर्म। It is called classical methods. That's why it is written in 2 slides: classical gravimetric analysis, classical volumetric analysis. तो classical का जब वर्ड यूज किया जाता है, classical का मतलब क्या होता है? ओल्ड, पुराना, ठीक है। तो पुराना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, पुरानी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है जी। वेट पढ़े और दोनों टाइप्स के पढ़े। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी टीचर्स ने पढ़ाई होगी, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी पढ़ाई है जी, ऐसा ही है। यस सर। तो मेरे बच्चों बताओ, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या फर्क है? सर ग्रेविटी बेस पे एनालिसिस कर रहे होते हैं और वॉल्यूमेट्रिक में हम वॉल्यूम्स की बेस पे कर रहे होते हैं। अच्छा, तो जरा चंद एग्जांपल्स बताएं साथ साथ कि ये किया हमने सर। सर ग्रेविमेट्रिक में निकल डीएमजी का हमने किया था। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक में हमने निकल डीएमजी फिल्टर करके लाइक जब रिएक्शन करवाया था हम लोगों ने उसमें। जी, फरियाल कह रही है कि हमने क्या किया था, मैं अब याद दिला देता हूँ आपको। निकल का सोल्यूशन लिया था हमने और उसको डीएमजी के साथ, यानी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट था, उसके साथ हमने इसके प्रेसिपिटेट बना लिए थे। ग्रेविमेट्री का मतलब ही प्रेसिपिटेट है, यानी कि आप प्रेसिपिटेट बना रहे हैं और इसकी आप अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्राम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है वॉल्यूमेट्रिक से। तो इसमें आप क्या फाइंड कर रहे होते हैं? मास फाइंड कर रहे होते हैं, किसका? प्रेसिपिटेट का। और वो प्रेसिपिटेट कब बनते हैं? जब आपके पास कोई एनालाइट होता है, वो किसी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ मिलके सॉलिड पार्टिकल्स बना लेता है, जो कि सॉल्यूशन में तैरने लग जाते हैं, जो कि उसमें सॉल्युबल नहीं होते। उनको आप फिल्टर करके, डिफरेंट प्रोसीजर करके उसको अलग कर लेते हैं, उसका वजन करते हैं, वजन करने के बाद बताते हैं कि भाई पहले इतना था, अब इतना है, तो इतने मास से इतना ग्राम, इतना ये निकला, ठीक है। तो उसके बाद आप कहीं रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं कि जी इतने सैंपल में इतने ग्राम ये चीज़ मौजूद है, चाहे वो ब्लड सैंपल हो, चाहे वो वाटर सैंपल हो, चाहे वो सॉइल सैंपल हो, चाहे वो कोई भी सैंपल आपके पास मौजूद है। थ्रू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आप ये करते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक में क्या क्या था जी फरियाल? सर वॉल्यूमेट्रिक में हम लोगों ने टाइट्रेशन की थी, रेडॉक्स टाइट्रेशन जैसे। उसमें हमने अच्छा सवाल है भाई, मुझे भी सीखना है, मुझे भी कुछ नहीं आता। ये बताओ टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन है हम मतलब नोन कंसंट्रेशन से अननोन की फाइंड आउट करते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, फरियाल कह रही है। हाँ भाई, कोई और बताना चाहेगा? व्हाट इज टाइट्रेशन? यही है कि गिवन मालूम कर रहे होते हैं। Titration is a process in which we find the concentration of unknown sample with respect to known sample is called titration। ठीक है, हम टाइट्रेशन करते हैं इसमें। जी फरियाल आगे बताओ, कौन सी टाइट्रेशन अभी आपने बताई थी? सर रेडॉक्स टाइट्रेशन बताई थी। लिखें बेटा, इस क्लासिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पहली जो टाइट्रेशन है वो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। दूसरी लिखें रिडॉक्स टाइट्रेशन। तीसरी लिखें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। चौथी होती है आइडोमीट्री और आईडीमीट्री।
सर नंबर 3 बताइएगा। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। चौथी मैंने क्या बताई है इजाज साहब? बहुत अच्छा सवाल है अरीबा, बल्कि फरियाल बताएगी। जी सर। बताएं बेटा उसका जवाब। एसिड एसिड बेस टाइट्रेशन बताइए, रेडॉक्स टाइट्रेशन बताइए, कॉम्प्लेक्सोमेट्री बताइए, हाइड्रोमीटर, एडिमीट्री बताइए। ये किसमें बताइए, ये बता दें इसको। ये सर ये किसकी टाइप है? आपकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्लासिकल क्लासिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बताइए। टाइट्रेशन के उसमें बताइए आपने टाइप्स। ठीक है। अच्छा, एसिड बेस की भी कितनी टाइट्रेशन होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं? सर शायद 3 से 4। शायद के 3 से 4। शायद के उतर जाए आपके दिल में मेरी बात जो मैं पढ़ा ये रहा सर हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस में भी है, मुझे कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, ठीक है। हाँ भाई अदनान साहब, आपको कंफर्म है तो बता दें। सर एक ही होती होगी, एक ही टाइप की होती होगी एसिड बेस की। हजरत साहब फरमा रहे हैं एक ही होती है। इजाज साहब बताओ। सना। जी सर। बताएं कितनी टाइप्स होती हैं एसिड बेस की? आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी ये छोटे छोटे डब्बे हैं, इसमें इतने मसाइल हैं, इतने इल्म छुपा है। 2 टाइप होती हैं सिर्फ। 2 टाइप्स होती हैं। कौन बोल रहा भाई? सर मैं बोल रहा हूँ बिलाल। बिलाल, हाँ 2 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं बिलाल? सर एक होती है इंडिकेटर और दूसरी होती है पोटेंशियोमेट्रिक। अरे भाई क्लासिकल में ये कहाँ से आ गई? सर क्लासिकल में तो वॉल्यूम मैंने भी बताया कि ये होती हैं। एसिड बेस की बेस की बताओ। बात कर रहा हूँ सर, एसिड बेस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ क्या? मैंने कहा 2 टाइप होती हैं एसिड बेस की। हाँ क्या क्या? एक इंडिकेटर होती है और दूसरी पोटेंशियोमेट्रिक होती है। अच्छा, तो इंडिकेटर में बताओ कितनी होती हैं टाइप्स? सर इंडिकेटर में एक होती है, मेरे ख्याल में 2 होती हैं। एक होती है, 2 होती है। देखो जी, इसने पिंडोरा और खोला तो हमने कहा ठीक है और खोल लेते हैं पिंडोरा बॉक्स। एक हम वोल्यूमेट्रिक एनालिसिस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से इंडिकेटर से करते हैं, दूसरा हम इलेक्ट्रोड से करते हैं यानी पोटेंशियोमीटर से। तो आप लोगों ने जो पीछे पढ़ा है वो इंडिकेटर से पढ़ा है। तो ये साहब जी कोई कह रहा है 1 होती है, कोई कहता है 2 होती है, कोई कहता है होती नहीं है, कोई कहते हैं 3 भी हो सकती है, कोई कहते हैं 4 भी हो सकती है। तो मुझे कोई एक जवाब दे दे, पीछे से आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। सर 2 होती हैं बस, किसी जब नॉन एसिड के अगेंस्ट हम अननोन बेस को टाइट्रेट कर रहे हैं और जब नॉन बेस के अगेंस्ट हम किसी अननोन एसिड को टाइट्रेट कर रहे हैं। शाबाश, ये डिग्रियां लेके जाना बाहर मार्केट में, फिर बोलना किससे पढ़ा था, बोला सराजी से पढ़ के आए हैं। वो सराजी वो ने ही कोई होंगी क्योंकि शायद स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं, इस तरह स्ट्रॉन्ग जी वीक एसिड फरियाल को लिखें वीक भाई एसिड। सब। 4 टाइप्स होती हैं इंडिकेटर टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एसिड बेस की। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। नंबर 3 स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। सर थोड़ा स्लो हो रहा है। अच्छा जी, फरियाल रिपीट करें नंबर तीनों जो 3 बताइए। फर्स्ट से रिपीट करो। फर्स्ट से रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है। दोबारा। नंबर 1 बताओ सना, फरियाल। एसिड वर्सेस अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग आवाज नहीं आ रही। राजा कह रहे हैं
वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड। 3 हो गई। वीक बेस सर, लास्ट में वीक बेस आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। और चौथी है वीक एसिड वर्सेस भाई मैं आपको राजा साहब ये चारों लिख लिए? यस सर। जी, क्या लिखा चारों में? एसिड बेस की कितनी टाइप्स बताएं? रिपीट करें अरीबा। आपकी आवाज बहुत कम है, निहायत ही अलील हैं आप। आ रही थी आवाज? आपकी आवाज बहुत कम है। सना की आवाज सही आती है, सना बोलो। सर एसिड बेस टाइट्रेशन 4 तरह की हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस एसिड, और वीक एसिड, वीक बेस। ठीक है, 4 हो गई। ठीक है, रिडॉक्स में क्या होता है? अब जरा रिडॉक्स पर आ जाओ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है सर उसमें। तो क्या होता है बिलाल? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड सॉल्ट बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा अच्छा, एसिड बेस का बता रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अच्छा, तो न्यूट्रलाइजेशन एसिड की क्या डेफिनेशन होती है? न्यूट्रलाइजेशन व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर जी? साहब बोलने हैं उनसे एक दो बातें करने की। साथ भी तो नहीं है। अच्छा चलो, सर को याद दिला देना कि सर आपको चैप्टर के लिए रिजल्ट जमा करवाना। चलें, कल आएंगे आप? मैं कल बताऊंगी। ठीक है। उसी बात पे सर से भी सेनेट की मीटिंग होने जा रही है, सिंडिकेट की मीटिंग होने जा रही है, कौन सी मीटिंग होने जा रही है? कुछ पता नहीं। ऐसे पूछ लेना, बोलना मैंने पूछा था। वो इसलिए पूछा था अगर सेनेट या सिंडिकेट की मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि सर से बहुत कम मुलाकात होती है तो मेरी इस बारे में गुफ्तगू नहीं हो पा रही। तो अगर दफ्तर माली इमदाद के ऑफिस की मंजूरी कौन सी प्लेटफॉर्म करके देती है? एकेडमिक काउंसिल करके देगी या सेनेट करके देगी? क्योंकि जो स्कॉलरशिप का जो मैं काम कर रही हूँ ये तो चलो मैंने कर दिया पीसीबी, लेकिन इन केस अगर मैं चले जाती हूँ पोस्ट डॉक करने के लिए, फिर कौन देखेगा? फिर कौन इसको चलाएगा? मतलब इसका प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का स्टूडेंट इंटरेक्शन है। स्टूडेंट सर्विसेज डायरेक्टरेट एग्जिस्ट करता है, तो उसकी अप्रूवल कहाँ से होगी? ये तुम पूछना सर से, या मैसेज भी ये करवाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ ना, फिर खुदा की कसम यूनिवर्सिटी के लिए भी फायदा हो जाएगा, करवाना बहुत फायदा होगा। जो कोई भी बैठे, कोई भी काम करे, कम से कम ऑफिस तो होगा। उस ऑफिस में बैठेगा नहीं। देखो हम लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अगर काम कर रहे हैं तो उसके एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलने चाहिए। 5 साल तक किसी ने कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है। अब मैंने एक चीज सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया, मतलब एचएससी से लेके यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट तक स्टेबल हो गई। मैं रहूंगा, कुछ भी नहीं दे रहे, मैं कसम से नहीं देते मुझे रोजे से। मैं तो अभी चलो शुरू में बंदा कर लेता है। मैं ऑफिशियली फोन अपने पैसे से करती हूँ। पहले मैं यही कह रहा हूँ, गलत है। मेरे फोन का बिल चलो पहले तो चलो हमारे आपस में लगे थे, मैडम भी थी, सब सपोर्ट कर रहे थे। अब तो भाई पहले मेरे मोबाइल का बिल 500 रुपए होता था, अब 2500 रुपए है। इतने फोन कॉल्स करने होते हैं, बच्चों के साथ लगना पड़ता है। अब क्या करें? अगर हम नहीं करेंगे तो बोलो ना, जो गरीब बच्चा पढ़ रहा है। हाँ, गरीब बच्चों का नुकसान है, बिल्कुल। हम आपस की लड़ाई में बच्चों का तो नुकसान नहीं कर सकते। चलो उससे कल आते सर, ये पूछ लेना, मैं ये तो बहुत हॉट इशू है। ये इम्पोर्टेंट चीज, अगर सेनेट या सिंडिकेट होने जा रही है वहाँ पे ये इशू होना चाहिए। अगर उसके हवाले से कोई रिटन मटेरियल चाहिए तो मेरे पास रेडी है, मैं फोटो कॉपी करा के सर को दे दूंगी। ठीक है डॉक्टर। सॉरी स्टूडेंट्स, एक टीचर आ गई थी, उनके साथ मेरी डिस्कशन थी जी। अच्छा, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा सब, ठीक है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है?
यस सर। जी सर, जी सर। डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा इसी लिंक पर, हम फिर मिलेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है बिलाल, क्या क्या फरमा रहे थे आप? बिलाल साहब मेरा ख्याल है क्लास छोड़ चुके हैं जी। कौन बताएगा? रीबा बताएं क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन? सर वो न्यूट्रल कर देते हैं ना हम, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं दोनों कंपाउंड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको। क्या होता है, यही तो पूछना चाह रहा हूँ बेटा। जीरो कर देते सर, प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं आती याद नहीं सर है जब कोई proper। हाँ बोलें। when an acid react with base it neutralize and form solid water, simple definition। सिंपल है कि कोई भी एसिड बेस आपस में मिलेगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, ठीक है सर जी। सर कोई एसिड जो है ना वो बेस के साथ मतलब क्वांटिटेटिवली तौर पे अगर रिएक्ट करता है ना तो वो मतलब न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आ जाता है हमारे पास। वैसे नहीं होगा। इस सिंपल फिनोमिना कि कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। अगर सॉल्ट एंड वाटर बने तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। टाइट्रेशन हम पहले ही देख चुके हैं कि ये सारा काम टाइट्रेशन ही कहलाता है। टाइट्रेशन में हम क्या कर रहे होते हैं? किसी भी एक केमिकल की हमें कंसंट्रेशन मालूम होती है, दूसरे की मालूम कर रहे होते हैं, चाहे वो एसिड बेस हो चाहे वो कोई और क्लासिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो। ये तमाम स्टेप्स ये जितनी भी हमने लिखी हैं ये सब टाइट्रेशन है। बट एसिड बेस में एसिड बेस होगा यानी न्यूट्रलाइजेशन होगा, रेडॉक्स में अलग होगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्री में अलग, बट ऑल आर कॉल्ड टाइट्रेशन। सब के सब टाइट्रेशन ही कहलाएगी, ठीक है। एक और सवाल छोड़े जा रहा हूं, बताओ, क्लास ज्वाइन दोबारा करेंगे। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? सोच लें सब और मुझे दोबारा क्लास ज्वाइन करके बताएं कि ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है। किसी भी अननोन सब्सटेंस की जो है ना कंसंट्रेशन एक्यूरेट तौर पे मालूम कर सर तब तक टाइप्स ऑफ एसिड बेस ही बता दें, वो नेट वो हो गया था, लाइट चली गई थी, दोबारा कनेक्ट किया है। टाइप्स ऑफ एसिड बेस हम कर चुके हैं बेटा, आगे चले गए हैं। जी सर वो हो गई थी ना, रिकनेक्ट हो गई थी क्लास, हाँ, नेट तो चला गया था। अब रिकॉर्डिंग मेरी ले लीजिएगा, सुनिएगा उसमें। सही। जी
मैंने एक सवाल छोड़ा था क्लास खत्म करने से पहले स्टूडेंट्स, क्या सवाल था? व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? ठीक है, क्या होती है स्टैंडर्डाइजेशन? सर ये हमारे पास ये होता है कि कोई भी प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन का। देखो वन बाय वन आंसर दे। जी बिलाल पहले आप बोल लें। सर किसी भी चीज की जो ना कंसंट्रेशन को एक्यूरेट तौर पे राजा घर में नहीं है बोलते हैं। बिलाल दोबारा बोलें। सर किसी भी ना अननोन सब्सटेंस की मतलब कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी को मालूम करना जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। नहीं, रॉन्ग। और कोई बताए? जी मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। फरियाल कुछ कह रही हैं, सुनो भाई। जी सर, मैं कह रही हूँ कि मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइट्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन? टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सर, टाइट्रेशन भी इसकी टाइप है। अच्छा, टाइट्रेशन की भी फर्दर टाइप हो गई हैं। देखो तीनों चीजें मिक्स कर रहे हो। सर एक्यूरेट अमाउंट में मालूम करना, स्टैंडर्डाइजेशन एक्यूरेट अमाउंट में 100% पे हो। अच्छा देखो न्यूट्रलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा पर वॉल्यूम में मालूम जो करते हैं वो कहलाता है मोलैरिटी। नहीं, देखो न्यूट्रलाइजेशन अभी आपने किसी भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड की जो वो है ना स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, उसको स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। आतिर ने कुछ बात बताने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सर को पैर से या पैर को बाजू से और बाजुओं को टांगों से जोड़ दिया। हाँ आतिर जी सर। देखो अभी दोबारा मैं बता रहा हूँ, नोट कर लें चीज़ें, अपनी चीज़ें ये कंफर्म कर लें। इंटरव्यू में जाएंगे तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, वो बोलेंगे क्या पढ़ कर आए हो। सर और पैर, आंखें और नाक मुंह सब तोड़ ताड़ के बताओगे तो परेशान हो जाएंगे। वो बोलेंगे सही है भाई, हमें ये बंदा नहीं चाहिए, हमारे कंपनी का सत्यानाश मारेगा ये। Neutralization is a process in which when acid and base react to form salt and water. Titration is a process in which we find the concentration of any unknown sample with respect to known solution or known sample. ठीक है, अब आते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन पे। Standardization is a process in which we find the exact concentration of secondary standard solution with respect to primary standard solution. जी फरियाल आप बोलें। सर अब क्या बोलूं, आपने क्या बता दिया। क्या बोलूं, सब बता दिया आपने। ये तो सारा आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ के आना चाहिए तो, और यूं फर मुझे बतानी चाहिए थी चीजें। सर ये पढ़ा सर यही तो बताया था आपको, बस मैंने उर्दू में बता दिया था। हाँ, मैं आपकी बात नहीं समझ सका ना आतिर साहब, ये तो मैं कह रहा हूँ। अब आतिर पढ़ो जो मैंने बताया, क्या लिखा आपने? वही लिखा है जो किसी सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन एग्जैक्ट मालूम करने के लिए किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। देखो वर्डिंग सही होनी चाहिए, याद रखो। जब भी किसी से कोई बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, उसकी वर्डिंग, उसके अल्फाज कहते हैं ना, अच्छे चुनकर बंदा कहता है कि ये है, तो उसको समझने में, पढ़ने में मज़ा भी आता है या बोलने में मज़ा भी आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या है, मैंने आपसे पहले कह दिया कि आपको चीज़ पता है लेकिन ये नहीं पता किस चीज़ को कहाँ से क्या जोड़ना है। मैंने अभी लिखवाई थी तो लिखा करें अपने पास, बोर्ड नोटबुक, इसलिए मैंने कहा था लिख लें अपने पास। Standardization is a process in which we find the exact concentration of secondary standard solution with respect to primary standard solution is called standardization. ठीक है, लिख ली सबने? यस सर। सर रिपीट कर दें। हुमैरा कह रही है कि रिपीट कर दें। जी फरियाल रिपीट कर दें जरा इनके लिए दोबारा।
It's a process in which we find the exact concentration of secondary standard solution with respect to primary standard solution. ठीक है हुमैरा खातून। हुमैरा को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए फरियाल की आवाज़ से कहलवाया तो उसने लिख लिया और समझ भी लिया। जल्दी बता रहे थे ना। समझ रहा हूँ मैं बेटा। जी नेक्स्ट चलें। अभी तो हम इस डब्बे से नहीं बाहर आ रहे भाई, कितनी छोटी छोटी चीजें आपको मालूम नहीं है, आगे हम क्या पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट डब्बा क्या था केमिकल एनालिसिस का वेट मेथड्स के अलावा? जी पढ़कर बताओ। इंस्ट्रूमेंटल मेथड। शाबाश, इंस्ट्रूमेंटल मेथड से इसके नाम से क्या पता चल रहा है? इंस्ट्रूमेंट्स के इससे होगा ऐसी एनालिसिस जो कि इंस्ट्रूमेंट यानी कि मशीन की मदद से की जाए, इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। जी इंस्ट्रूमेंटल मेथड में और कितने मेथड है जरा देखो। ऑप्टिकल सेपरेशन एंड इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड, तीन मेथड। जी लिख लें, डब्बे बना लें, ये सारी स्कीम बना लें नोटबुक पर। मैंने आपसे पहले कहा था मैं नोटबुक भी चेक करूंगा, काम भी चेक करूंगा क्या क्या किया है। तीनों डब्बे बनाएं इसके नीचे और उसमें लिखें तीनों के नाम। लिख लें तो जरा मुझे बताइएगा। जी सर लिख लिए। मलिक शहजाद साहब कह रहे हैं लिख लिए। हाँ भाई मलिक साहब, आप कहाँ के मलिक हैं? जी सर। भाई कहाँ के मलिक हो? सर गुजरात। गुजरात साइड के गुजर हो? गुजर नहीं सर। हाँ फिर मलिक हो? आवान मलिक सर। अच्छा आवान मलिक, ठीक है। चौधरियों का इलाका है यार गुजरात तो। जी सर, हमारा गुजरात के अंदर गांव है धुम्मा मलका, यानी कि अच्छा। हमारे गांव के नाम में यहाँ है कि मलिकों की जमीन धुम्मा मलका। अच्छा वही तो, मैं गुजरात तो देखा है लेकिन ये पहली दफा तुम्हारा गांव सुन रहे हैं। जी सर। I moved several places in Pakistan। अभी भी बहुत सारी जगह रहती हैं मुझे देखने के लिए। I love to be traveling। इजाज कह रहे हैं मियावाली आ जाओ। हाँ इजाज, मियावाली में कहाँ से हो? अच्छा वो पहाड़ी के नीचे नमल झील के पास। सर औरंगी टोना है। और यार सारा घूमा हुआ हूँ, तुम मेरे साथ ड्रामे नहीं करना, मैं हर जगह पहुंच जाऊंगा। तुम लोग समझ रहे हो कि सर को कुछ पता नहीं है। बस यानी बस ठीक है, ये देखा हुआ मैंने, बहुत दफा आया हूँ, टेंशन ना लो। एक दफा लेक्चर भी देख के आया हूँ नमल यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। हाँ इजाज अहमद साहब। हाँ मूसा खैल तो मैं रहा भी हूँ, पहाड़ी से नीचे इलाका है ना मूसा खैल। और उससे आगे यार वो कौन सा है, कौन से पीर का इलाका है यार, आगे नाम बताओ। हाँ ऐसे कोई है आगे, एक और इलाका आता है। नहीं वो है डंडा शाह बिलावल। हाँ वहाँ होटल पे मैंने खाना खाया था, वहाँ भी गया था मैं। उसके आगे भी गया था उनके पूरे गांव में। और बोलो इजाज कहाँ पहुंचना है? बस ठीक है, जब आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे। राजा कुछ और कह रहा है। राजा साहब क्या फरमा रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर आ जाए।
अच्छा, कश्मीर कौन सा वाला? मुजफ्फराबाद साइड या कोटली साइड? फॉरवर्ड कोटा। अच्छा अच्छा, यार आजकल तो बड़े वहाँ अच्छे मौसम हैं यार। तुम वहीं पर हो? आगे 4 घंटे का रास्ता है सर। गया था, अभी आया हूँ 10 मिनट 2-3 दिन पहले। अच्छा अच्छा, अभी आया। मौसम तो बहुत अच्छा होगा वहाँ। यस सर, बर्फबारी है यार जबरदस्त। चलो यार, भाई घूमे में मैंने सारे इलाके। अभी मैंने वो गिलगित बल्तिस्तान से ऊपर वाली साइड जाना है, वो वाली जगह दिखाओ। ला जाए। ये फरियाल बैठी है ना वहाँ की सर, फरियाल वहीं की है? मत जाइएगा। जी सर। फरियाल कौन सी जगह की हो? सर स्कर्दू। स्कर्दू, हाँ ये वाली जगह देखनी है ना। शंग्रीला जाना है, शंग्रीला स्कर्दू। जी जी, कचूरा में है, अपर जी। हाँ कचूरा में है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अपर है और नीचे लोअर जीरे ना उसी साइड पे है। हाँ अपर दीर और लोअर दीर वाली साइड, इससे ऊपर जाएंगे तो शंग्रीला जाना है हमने तो। जी जरूर जरूर जरूर, ठीक है। अभी है, विजिट करेंगे इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का। K2 वाली साइड भी यही है? नहीं सर, वहाँ नहीं गए क्योंकि सर वहाँ पे जाने के लिए बहुत वो होते हैं सुना रास्ते नहीं है सर सही। बहुत पोस्टेस बनी हुई है, चेक पोस्ट बनी हुई है वहाँ पे उस साइड पे। अच्छा कैंप अच्छा, बने हुए काफी। खैर हमें तो नहीं रोकेंगे, हमारे पास तो सर्विस कार्ड है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। हाँ ये है कि सिक्योरिटी जरूर देंगे वो, या फिर अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए कि भाई। हम भी उस साइड गए थे मगर सर अलाउ नहीं किया था, कह रहे थे काफी जो है अभी बर्फानी तोदे गिर रहे हैं। सर खतरा होता है उस साइड पे बहुत ज्यादा। सर छोड़े सबको, खतरे वाली जगह जाने की जरूरत है क्या? हमारे यहाँ कोई खतरा नहीं है। यार एडवेंचर होता है ना, करना पड़ता है लाइफ में, लाइफ यही है, जाना चाहिए। अच्छा तो वहाँ पर भी है सर? मुझे भी बुला लो, दिखाएंगे। सबसे अच्छा और कौन औरंगी है आना सर। चाहता है? कोई मुझे भी अरीबा कह रही है मुझे भी बुला लो भाई। अरीबा कहाँ जाना चाहती? सर जा जा कर भी सबने नाम दिए। अच्छा, अरीबा ने कुछ भी नहीं देखा अभी तक? भाई औरंगी तो भी डेवलप ही नहीं हुआ, वो तो हाँ कच्चा इलाका है वहाँ। औरंगी टाउन देख लो, राजा राजा राशिद कह रहा है औरंगी टाउन देख लो। मैं शायद फैसल पे रहती हूँ, कराची भी अभी पूरा नहीं देखा है। कराची भी पूरा नहीं देखा है? नहीं फिर तो सर, कुछ नहीं कराची देखा। के दरमियान में रह के कराची नहीं देखा सर। हैरत, मैंने तो औरंगी टाउन भी देखा है भाई। औरंगी टाउन तो मैंने भी देखा है, मेरे रिलेटिव। बहुत बड़ा हो गया अब तो औरंगी। चैलेंज स्टूडेंट्स। और उतना बड़ा पुलिस्तान है जौहर है सर, ये बात तो राइट है। सर अब बहुत घूम लिया। चलो कोर्स पढ़ लेंगे ना इंशाल्लाह, फिर कोई गेट टुगेदर रखेंगे कराची घूमने के लिए। जितना बड़ा लाहौर उतना बड़ा पुलिस्तान है जौहर है सर, ये बात तो राइट है। आपका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा सर। खर्चे की जरूरत नहीं है, खर्चा मेरे बहुत है, खर्चे का मसला नहीं है मलिक साहब। मेरी तरफ से मैं वैसे भी बहुत, मैं ट्रैवलिंग वैसे भी बहुत करता हूँ, और इतने स्टूडेंट्स हैं मेरे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हर इलाके में कोई ना कोई बैठा होता है। सर प्रोग्राम बना ले किसी दिन। अरीबा मैं तो ऐसे ही घूम लेता हूँ, सिर्फ पता चल जाए स्टूडेंट्स को कि सर आए हैं। अरीबा को भी ऐसे ही घुमा दे। अरीबा पहले तुम कराची देखो, फिर पाकिस्तान जाना, फिर पूरा पाकिस्तान घूमना तुम। फर्स्ट यू एक्सप्लोर कराची, देन यू थिंक अबाउट अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स 3 मेथड्स हमने लिखे हैं इंस्ट्रूमेंटल के। एक है ऑप्टिकल, दूसरा है सेपरेशन, तीसरा है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। ऑप्टिकल, इसके नाम से क्या पता चल रहा है? ऑप्टिकल वर्ड से गिलास सर, ग्लासेस की वजह से सर गिलास या मैग्नीफाइंग गिलास। शाबाश, ऑप्टिक्स का मतलब वो गिलासेस आ गए जो हम पहनते हैं, चश्मे शीशे आ गए, लेंसेज आ गए, माइक्रोस्कोप सर, माइक्रोस्कोप आ गई, इस टाइप के। तो बेसिकली इसमें बेटा ऑप्टिकल में लेंसेज भी यूज होते हैं, ग्लासेस भी यूज होते हैं। ये एक ऐसी मशीन होती है, इसमें ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, और इसमें जो खास बात होती है वो होती है रेडिएशन, रोशनी। क्या होती है? रोशनी। इन सारे ग्लासेस, शीशे, जो भी सारी चीजें लगी होती हैं, ये सब डिपेंड करती हैं किस पर? रोशनी पर, लाइट पर। किस पर? लाइट पर। ऑप्टिकल मेथड्स में लाइट का फिनोमेना होता है, जो अभी आप सर आप लोगों को बता रहे होंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑल आर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड्स अपॉन लाइट। लाइट्स मीन ऑप्टिकल मेथड्स। ये जो मेथड है, ये जो तरीकेकार है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मेथड। ये, और ऑप्टिकल मेथड किस में आता है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड किस में आता है? केमिकल एनालिसिस में।
ठीक है, आ रही है बात समझ में यहाँ तक बेटा? यस सर। जी सर। तो हमने कुछ कोर्स पढ़ना है ऑप्टिकल मेथड्स का, तो आना हमने यहाँ पर है, और इसको यहाँ तक आने के लिए हमने अभी तक कितनी सारी बहस कर ली कि क्या क्या करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ऑप्टिकल मेथड्स में ही आता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस, फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारी इसमें आएंगी, ऑप्टिकल में आएंगी। तो इसकी फर्दर टाइप्स आएंगी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। अब आते हैं हम दूसरे पर, सेपरेशन मेथड। क्या मतलब है इसका? सर किसी चीज को सेपरेट करके चीजों को अलग करना है। अलग। शाबाश, इन चीजों को अलहदा करना है। ठीक है, अलहदा कैसे करेंगे भाई? एक सपोज आपका ब्लड है, आपके जिस्म में खून है, खून में कितनी चीजें मौजूद हैं? सर काफी है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, वाटर, ग्लूकोज, पता नहीं कितनी चीजें मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और क्या है, प्लेटलेट्स हैं। और डब्ल्यूबीसीज में आपके क्या आ जाते हैं? मिनरल्स, एंजाइम्स, मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे जो जो टेस्ट आप कर रहे होते हैं सब उस डब्ल्यूबीसीज में आते हैं। आपने क्या नाम है, प्लेट वो वाइट वो जो होते हैं ना, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, और चौथा क्या होता है आपके पास? प्लाज्मा भी तो होता है सर। प्लाज्मा में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, मिनरल्स, आपके एंजाइम्स, ये सारे केमिकल्स उसमें आते हैं। तो इन सारी चीजों को अलग कैसे करें? अभी ये कौन सी टेक्निक है, कौन करेगा? सर क्रोमेटोग्राफी करते हैं हम उससे। शाबाश, फरियाल का आंसर परफेक्ट है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड से करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज बेसिकली सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन मेथड्स। शाबाश फरियाल, कहाँ से पढ़ा फरियाल? अभी सर ने बताया होगा। सर ये हमने एक मेथड की है। अच्छा, ये बायो वाले इनको पता है। उसको सब में किया हुआ है, इनऑर्गेनिक में भी किया था। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक, एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी भी केमिकल्स को मिक्सचर में से। ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, हम उसको अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। क्या क्या होती हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है और शाबाश, होती है। पेपर होती है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, लिक्विड सॉलिड होती है, HPLC होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। ऑल आर द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। शाबाश, लिख लें इसमें, शाबाश। रिपीट नहीं कर रहे, आपका नोटबुक है तो लिखते चले जाया करें साथ साथ। हाँ यार इजाज, ये बड़ा मसला है। अरे यार दोबारा रिपीट करके बता दो, ये लिखते हैं नोटबुक, पेन और नोटबुक साथ लिखा करो इजाज, सुनते जाओ लिखते जाओ। टीवी रिपोर्टर्स को देखा है तुमने? न्यूज एंकर्स को, और वो जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको देखा है? क्या क्या करते हैं वो? मिनिस्टर को बोलते चला जाता है, एक उधर रहे होते हैं, हाँ, हाथ पाँव तो नीचे चला रहे होते हैं, बाद में जाके वो खबर को जोड़ के बाद में बनाते हैं ये बयान यूं नहीं यूं था। तो सेम एज इट इज ऐसे किया करो, की पॉइंट्स लिखते जाया करो, बाद में जब कोई चीज में बतानी हो, पूछनी हो तो उसमें ऐड कर लिया करो। और जब क्लास खत्म हो जाए तो फिर अकेले बैठ कर लेक्चर को तैयार करते हैं कि क्या चीज क्या थी, क्या चीज क्या थी, फेयर करना जिसको आप कहते हैं। जी फरियाल, दोबारा रिपीट कर दो। फरियाल को मेरी आवाज नहीं आ रही शायद। सना तुम रिपीट कर दो। सर क्या? वही जो अभी हम बहस कर रहे थे कुछ ना कुछ। सेपरेशन ऑफ मेथड। जी बच्चे। क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफी होता है लिक्विड, सॉलिड, गैस और पेपर से होता है सब। ठीक है, और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो भी यूज करते हैं। HPLC हाँ जी। तीसरा क्या है अरीबा इंस्ट्रूमेंटल मेथड में? इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। हाँ अरीबा, इसमें क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, इलेक्ट्रो एनालिटिकल ही करेंगे। तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोड से करेंगे, किससे करेंगे? सर आई थिंक इसमें सेल यूज करेंगे हम, जैसे केमिकल सेल है ना,
कोई ऐसी एग्जांपल जो कॉमनली इंसान घरों में इस्तेमाल कर रहा हो इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड, को ऐसा है? करंट पास करने वालों को कहते हैं इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड। देखो मैं अभी बताता हूँ। इलेक्ट्रोएनालिटिकल में हम इलेक्ट्रोड या चिप नुमा कोई ऐसी चीज यूज करते हैं एनालिसिस। चार्ज को फ्लो करवाना। हाँ, चार्ज तो फ्लो होता है, उससे फिर वो हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ, मेरी पीएचडी भी इसी में ही है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री में। I have first published paper in Journal of Electroanalytical Chemistry and I have received a best paper award from Pakistan. इलेक्ट्रोएनालिटिकल केमिस्ट्री जी, इसकी जो कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, घर में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह यूज हो रही है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज मेजर करने के लिए, शुगर मेजर करने के लिए, जिसको आप कहते हैं। जी सर। किसी ने देखा है ग्लूकोमीटर? देखा है जी सर, घर पे है, वालदा यूज करती है। सर एक ग्लूकोमीटर होता है, उसके साथ एक चिप आती है, जिसको आप क्या कहते हैं? चिप होती है। स्ट्रिप कहते हैं, स्ट्रिप। पहले सुई से उंगली से ब्लड निकालते हैं, स्ट्रिप के ऊपर डाल के फिर मीटर में डाल देते हैं। वो जो स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप आपकी इलेक्ट्रोड्स होते हैं। शुगर टेस्ट करने जी, वो जो चिप होती है, चिप आपकी इलेक्ट्रोड्स से बनी हुई होती है। वो जो मशीन होती है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है। तो आप क्या करते हैं, उसमें पहले चिप डालते हैं। जैसी चिप डालते हैं तो ब्लड वाली साइड बाहर होती है। जैसी ब्लड का एक ड्रॉप डालते हैं वो उस चिप में जाती है और वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो क्या करती है, कैलकुलेट करती है कि कितना ग्लूकोज एक ड्रॉप में आया है। तो इस बॉडी का अगर इतना वेट होगा तो इतना ब्लड होगा, इतना ब्लड होगा तो इसमें इतनी शुगर होगी। तो आपको कैलकुलेट करके अंदाजन बता देती है कि इतनी शुगर इस एक बॉडी में मौजूद है। विद इन मिनट बताती है, परफेक्ट बताती है। इसको हम कह सकते हैं 90% परफेक्ट, नॉट 100%, 90% एक्यूरेट। हाँ, 90% एक्यूरेट होती है। मुख्तलिफ रिजल्ट्स है ना, अभी हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी कितनी है, इसकी प्रिसीशन कितनी है, कितना एरर मौजूद है। तो ये आपको रफ आइडिया जरूर दे देती है। अगर सपोज ये 110 बता रही है तो इसका मतलब है 100 से 120 के दरमियान ही शुगर है। ठीक है, 19-20 का फर्क होता है इसमें। हाँ, तो मतलब ये 10% आगे लगा लो, 10 ज्यादा कर लो, 10 कम कर लो, ये यूं हो सकता है। ठीक है सर। हाँ बोलो बच्चे। बिलाल सर, वो शुगर टेस्ट करने की अक्सर औकात जो है ना, वो ब्लड वगैरह जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो वो मेथड भी सही है? वो क्लासिकल मेथड है बेटा, वो सारा हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, वो क्लासिकल मेथड में आता है। ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, मशीन है ना, इसमें आप कोई केमिकल तो यूज नहीं कर रहे। जरा बताओ मुझे। जी सब ठीक है। मशीन की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। आपने एक मार्केट से मशीन ली, घर पे रख ली है, उसकी डिवाइसेस आपने वो परचेज कर ली, उसके बाद आप स्ट्रिप खरीदते हैं। हर बार मशीन नहीं खरीदनी पड़ती, स्ट्रिप ले आते हैं। स्ट्रिप आप हर बार न्यू चेंज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ शुगर। सर वो ठीक है, समझ गया ना। और नीडल भी, हाँ, नीडल है या जो भी है, उसके साथ एसेसरीज हैं। मशीन आप एक ही दफ़ा खरीदते हैं और कंपनीज जो है वो मशीन बेचने के बाद उसी स्ट्रिप से कमा रही होती है। एक स्ट्रिप महंगी बेचते हैं, 50 रुपए की, 25 रुपए की, 30 रुपए की। आजकल मुझे नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है ना। सही है सर। 2200 रुपए का डब्बा है सर, थोड़ा सा। हाँ, तो बस उसमें 50 होती हैं। जी सर, 2200 रुपए का डब्बा। 2200 रुपए का डब्बा, तो एक कितने की पड़ गई? सर 220 रुपए एक स्टेप। तो वही, यानी कि बाहर जो टेस्ट होता है ग्लूकोज का वो 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए का होता है। वही एवरेज पड़ गया आपको टेस्ट, है ना? जी सर बिल्कुल। बस इसका फायदा क्या हुआ कि रैंडमली हमने क्या किया, विद इन मिनट्स अपने टेस्ट कर लिया। अच्छा, मैं एक और भी आप लोगों को बताता जाऊं। कहीं जाना नहीं पड़ा, घर पे हो गया। अच्छा, दूसरे एक और भी बता दूं। ये अब इनकलाब आने वाला है और आ भी चुका है दुनिया में काफी हद तक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने ये किया है, इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स नहीं किया इन्होंने। ये जो जितने भी दुनिया में इलेक्ट्रोकेमिस्ट हैं, ये इन पर ही काम करें, बायो सेंसिंग चिप पे काम करें। मैं भी काम कर रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी मॉडिफाइड चिप्स बनाई हैं और जो मेरे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। तो दुनिया इस पे लगी हुई है कि एक वक्त आएगा कि आप घर पर बैठे आप अपने सारे टेस्ट कर रहे होंगे थ्रू दिस डिवाइस। तो उसमें एक ही चिप लगेगी, एक ही दफ़ा ब्लड डालना पड़ेगा और आपको वहाँ कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, सब की सब लिस्ट आपको दे देगा एक इलेक्ट्रोड के चेक करने से। तो ये जो आप देखते हैं, एक अमन एम्बुलेंस आई थी, इसका यही मोटो था। अमन एम्बुलेंस देखिए किसी ने?
यस सर देखिए जी सर बिल्कुल सर हमारे घर सब का उसमें फर्नीचर होता है। है, स्टाफ भी उसी में होता है, सब मशीनें भी हाँ, उसी तो में उनके हैं। पास ये डिवाइसेस थी जो यूरोप से आई थी। अब यूरोप के पास ये फुली एक्यूपाइड सिस्टम आ चुका है। यूरोप वाले तो यूज़ कर रहे हैं, हर टेस्ट जो है ना वहाँ से मरीज उठाते हैं और ड्यूरिंग सफ़र ही वो सारे टेस्ट कर लेते हैं जो आप कह रहे हैं ना, उसका शुगर, उसका सोडियम, उसका पोटाशियम, उसका कैल्शियम, उसका आरबीसी, उसका ब्लड ग्रुप, उसकी अला बला सारा चीज़ें उसमें चेक करके इतने में अस्पताल पहुँचेंगे तो उनके पास प्रिंट निकल के आ चुका होता है टेस्ट का। वो इमरजेंसी में जाते हैं, मरीज को जमा कराने से पहले रिपोर्ट दे देते हैं, भाई ये इसकी रिपोर्ट है, आपने जो काम करना है अब इसके साथ करें। इवन वो रास्ते में ड्रिप भी लगा देते हैं, गाड़ी वाले ड्रिप भी लगा देते हैं, इंजेक्शन उनके पास होते हैं, लाइफ सेविंग्स ड्रग्स होती हैं जो वो उस वक्त पेशेंट को दे रहे होते हैं। तो इट्स अ गुड फिनोमेना फॉर फ्यूचर पर्पस कि इलेक्ट्रोएनालिटिकल यानी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऐसा है कि विद इन मिनट्स आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी के मेजर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है दुनिया के लिए। हाँ बच्चों बताओ। जी सर बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो साइंटिस्ट इस पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो देखें इससे हम क्या कर सकते हैं, मरने वाले की जान बचा सकते हैं, लाइफ सेविंग कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें डिवाइसेस ना हो तो उसके लैब रिपोर्ट्स आते आते पता चले उसको है क्या, तो कई पेशेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल सर। जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये एक की स्टेप है फॉर सेविंग द पेशेंट्स। इवन रोड पर बंदा मिल गया उसको, अगर ऐसी एम्बुलेंसेज, ऐसे स्टाफ हमारे पास मौजूद हैं और उसमें ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, हम किसी भी शख्स की कीमती जान बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। यार मेरा तो 1-1.5 घंटा तुम लोग इसी में खा गए हो, इसी चैप्टर 2-4 डब्बों में। सर अच्छा सर ये भी पूछना था, सर ये जो बहुत कुछ जैसे सीखने को मिला सर वैसे काफी कुछ इंटरेस्टेड था, लेकिन अब मेरे ख्याल से क्लोज करनी चाहिए क्लास, काफी टाइम हो गया। अच्छा, क्लास अभी तो चल रही है, अभी हैं 10-15 मिनट। नमाज का टाइम हो गया। सर आप ना लेक्चर भेज दीजिएगा। लेक्चर को भेज दूं? मतलब कि ग्रुप पे भेज दीजिएगा और बुक्स भी बता दीजिएगा कि किस बुक से पढ़ना है। अच्छा जी, चलो जी भाई बुक्स लिख लो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं एक बुक से पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सारी बुक्स पढ़ता हूँ, उसके बाद चीजें इकट्ठी करता हूँ और फिर बोल रहा होता हूँ। बुक्स का नाम लिखें। पहला इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ऑब्लिक लगा दें यानी डैश लगा के लिख दें केमिकल एनालिसिस। ये किताब का नाम है, राइटर है इसका R.D. ब्राउन। जी फरियाल रिपीट करें, क्या लिखवाया मैंने? इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस। R.D. मदन है या R.D. ब्राउन है सर? R.D. ब्राउन। R.D. ब्राउन। R.D. ब्राउन ठीक। R.D. मदन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। जी सर मैं वही सर्च रही थी। तो मुझे भी पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, दूसरी बुक लिखें, एनालिटिकल केमिस्ट्री। बुक का नाम क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। राइटर का नाम? सर आपकी आवाज थोड़ी रिपीट कर दें काइंडली। फरियाल रिपीट करेगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइटर है G.D. क्रिश्चियन। G.D. क्रिश्चियन। सर आपके पास सॉफ्ट फरियाल की फरमाइशें फरियाल की तरह बढ़ती जा रही हैं। सर मैंने बुक वो मतलब भेजने ही कहा था सर, हम लोग ये बुक कहाँ से लेंगे, वही तो मैं कह रही हूँ पढ़ने के लिए। चलें जी, आपकी ये भी फरमाइश कबूल है, आपकी सारी फरमाइशें कबूल करूंगा। जस्ट मेरी क्लासेस में पढ़ना है और अटेंडेंस पूरी करनी है बस, और मुझे सुनना है जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा। और यही पेपर होगा, मैं कोई रट्टे वाला पेपर नहीं देता हूँ, ये किताब से निकाल लो ये कर लो, मेरा पेपर भी यही होगा।
और जो मेरी क्लासेस लेगा सिर्फ वही पास करेगा इंशाल्लाह, बाकी सब फेल। इंशाल्लाह सर। एजाज क्या कह रहा है? क्यों भाई, इससे पहले क्या करते रहे हो? अच्छा सर कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करवाते थे टीचर्स, मतलब खुद रीड करके समझा के अल्लाह हाफिज। अप्लाइड केमिस्ट्री। भाई हम तो वो खिलाड़ी हैं जो अपने सारे पत्ते शो करके खेलते हैं। आ जाओ भाई, अब खेलो। सर इसी खेल में मजा है। ऐसा ही चाहिए था सर। हम अपने सारे राज खोल के बताएंगे। अभी फरियाल कह रही है ना कि सर किताबें बताओ, हम सारी किताबें बताएंगे जिसमें से पढ़ा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हमारा एक एक लफ्ज आप उससे जाकर मैच कर लीजिएगा। नहीं सर, कोई एक बुक बताए जो हम पढ़ सकें, बस इतनी सारी ना बताए जो मतलब पढ़ भी ना पाए। फिर फायदा क्या? किसी को बोलेंगे सर हाजी से पढ़ा है, वो मानेंगे नहीं सर ने कैसा पढ़ाया है। अभी तो आपने मेरी पहली क्लास ली है। इंडस्ट्री में जाएंगे इंशाल्लाह, जो इंडस्ट्री में जाएंगे मैनेजर्स बैठे होंगे, सब मुझे जानते हैं। जिस भी फैक्ट्री में चले जाओ मेरा नाम ले लेना, सर से पढ़ के। आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस तो करवाएं। मैं अपने बारे में बताऊं? जी सर। यार मैं क्या बताऊंगा, गूगल से पूछ लो, गूगल अच्छा बताएगा आप लोगों को मेरे बारे में। डॉक्टर हाजी या फिर सिर्फ हाजी? वही कह रहा हूँ, गूगल अच्छा बताएगा। गूगल पे लिख लेना हाजी मोहम्मद गूगल स्कॉलर, पहला लिंक है, खोल लेना। ओके सर, गॉट इट। जी तीसरी बुक का नाम लिखें। फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। राइटर का नाम है स्कूज। सर स्पेलिंग बताइएगा। SKOOG। अच्छा सर एक बात और है। हाँ एक बात और पूछ लें, एक बात और। क्या हम इवनिंग वाले ना सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा कुछ और नहीं ले सकते मास्टर में? ये मतलब सही बात है? आसिम आपकी बात समझ में नहीं आ रही मुझे। मतलब ये हम फाइनल ईयर में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं चूज कर सकते हैं? यार ये तो आप लोग फिर HOD से बात करें, सर हमारे लिए ये ऑप्शन खोलें भाई। मॉर्निंग में तो 5 की 5 डिसिप्लिन चल रही हैं, तो इवनिंग में क्यों नहीं चला रहा? और सर ये है कि इवनिंग में जस्ट लैब वर्क है, थीसिस वर्क भी नहीं है, ये भी पूछना था। हाँ थीसिस नहीं है। हाँ तो इवनिंग में वो मॉर्निंग वाला स्टाफ आता नहीं। मैंने आपको क्या कहा था, मैं खुद 10 साल बाद ज्वाइन किया है, और अगर आप नहीं चाहते तो मैं फिर छोड़ देता हूँ क्लास, कोई बात नहीं। नहीं सर एक बात बोल रही हूँ ना कि थीसिस वर्क क्यों नहीं है इवनिंग में? की बात कर रहे हैं हम कि हम क्या कर सकते हैं, और हमें भी आगे जाके सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी फिर। हाँ ये तो मजबूरी हो गई ना, आपको जबरदस्ती पढ़ाई जाए। हाँ जहाँ आपका इंटरेस्ट है आप वो पढ़े ना, असल चीज तो ये। सर इंटरेस्ट तो ऑर्गेनिक में है, लेकिन ये थीसिस वर्क होना चाहिए ना, ये चीजों का। बस ये फिर आपका जो मसले मसाइल है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हल कर सकता है। ये इसके इन मसाइल का हल नहीं है मेरे को। क्या कह रहे हो रोशन? भावलपुर देखा है सर आपने? हाँ भावलपुर भी देखा है यार। ताहा तुमने देखा है ना? मैं सर से पूछ रहा हूँ भाई। भावलपुर देखा है, रमियार खान देखा है, मुल्तान देखा है, DG खान देखा है। महल घूमे सर? नहीं यार महल नहीं गया हूँ, टाइम बहुत कम था। जी सर। वो हम यूनिवर्सिटीज के लिए लेक्चर के लिए आगे पीछे जाते हैं, तो फिर उसमें कभी टाइम मिल गया तो ठीक है, अगर फिर कभी चक्कर लगा तो महल देखेंगे भावलपुर का। जी सर मैं भी घूमने आया हूँ महल इधर ना भावलपुर। जी सर। अच्छा वैसे तो वैसे मैंने उनकी पिक्स देखी है, खुद से पर्सनली नहीं गया मैं। सर। हाँ जी बिलाल पूछें।
सर ये जिस तरह उर्दू यूनिवर्सिटी शाम के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही फील्ड मतलब अपनी चॉइस की हासिल करने के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? आप सब मिलकर एचओडी से बात करें, एप्लीकेशन लिखें, वो डीन से अप्रूवल करेंगे, फिर डिसिप्लिन खोल देंगे। सर हम एप्लीकेशन लिख के इंशाल्लाह जब ये फिजिकल होंगी सबसे सिग्नेचर करवा के स्टूडेंट से एचओडी को दे देंगे। हाँ, ताकि ये खोलें, लेकिन बात वो होगी कि स्टाफ मौजूद है कि नहीं एना का। सर सुबह की शिफ्ट में नहीं पढ़ सकते हम आगे? एना फिजिकल क्या चीज़ नहीं कर सकते? सर सुबह की शिफ्ट में पढ़ नहीं सकते हम लोग आगे यूनिवर्सिटी के अंदर? सुबह में तो हो, यहाँ सुबह शाम वैसे फिजिकल बंद किया हुआ है। नहीं, जब ओपन होगा तो उस वक्त पढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि पेपर शाम में दें और पढ़ाई सुबह में कर लें? नहीं हो सकता शायद, मेरा ख्याल है। ये भी आप एडमिन से पूछें, मुझे तो इनके मामला का कोई पता नहीं होता, क्या चला रहे हैं क्या कर रहे हैं। हाँ, ये एडमिन के मामला है ना। अच्छा जी, कितनी बुक्स हो गई फरियाल? सर 3 बुक्स लिखवाई हैं आपने। चौथी लिखें। केमिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस लिखें। पहला वर्ड यूज कर लें, क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। राइटर का नाम है डैनियल सी हैरिस। जब हम पढ़ा करते थे तो हम इसका नाम लेते थे दानियाल और हारिस। मैं भी वही। हाँ, दोबारा बोलो। मैं भी वही पढ़ रही थी, वही लिखी। अच्छा अच्छा। क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस बाय डैनियल सी हैरिस। और एक और कीमती बुक है, वो देख लें। बुक का नाम है बुक सामने नहीं है। राइटर का नाम लिख लें, बुक का नाम फिर मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट क्या है। गूगल की बुक है। राइटर का नाम है गूगल। फिर मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको पूरा नाम बताऊंगा, ठीक है? सर समझ में नहीं आया, क्या कहा आपने? मैंने कहा लास्ट बुक है 5, वो मैं बताऊंगा। उसका राइटर का नाम तो मुझे याद है गूगल, और उसका पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा। क्वांटिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री था या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, तो मैं नाम पूरा देख के फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? सर गूगल यही वाला अपना वाला? गूगल नहीं, गूगल, VOGGLE, गूगल। हाँ सर गूगल। ठीक है।